साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका अगली सीरीज में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य में अमर हैं, अमर रहेंगे। आइए हम लोग जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, जो हर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। जन्म इनका 31 जुलाई 1880 को हुआ है, मृत्यु 1936 को हुई है। और आप सभी लोग जानते हैं 1936 में ही इनका गोदान उपन्यास था और यहीं पे ये बेचारे परलोकवास हो जाते हैं, साहित्य के एक सितारा बुझ जाता है। आइए हम लोग समझेंगे क्या है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। यानी इनको उपन्यास सम्राट माना जाता है, कथा सम्राट माना जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कथा सम्राट किसे माना जाता है। इनके युग का विस्तार 1880 से 1836 तक है। 1880 में तो इनका जन्म ही हुआ और 1936 तक है। तो हम बात करेंगे ये इतिहास खंड, ये कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इनका जो समय है ये भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय देश आजाद नहीं था। आजादी के पहले स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर, किसानों को लेकर, समाज को लेकर जो इन्होंने कथा साहित्य को विषय बनाया वह अद्वितीय है। आइए एक एक करके देखेंगे। भारत उस समय स्वतंत्रता संग्राम की नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय, यानी नवाब राय नाम था इनका। नवाब राय पिताजी ने रखा था, ताऊ जी ने इनका नाम धनपत राय, पिताजी ने धनपत राय रखा, नवाब राय ताऊ जी ने रख दिया। ये एक सफल लेखक तो थे ही, देशभक्त नागरिक थे, कुशल वक्ता थे, जिम्मेदार थे, संपादक भी रहे और एक संवेदनशील रचनाकार के रूप में इन्होंने अपना योगदान हिंदी साहित्य को दिया। अब हम बात करेंगे जन्म और विवाह के बारे में, फिर इनकी रचना के बारे में। साथियों, प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। यानी वाराणसी ही माना जाएगा, वाराणसी के आसपास 4 मील दूर लमही नामक गांव में 1880 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी अजायब लाल था और माता आनंदी देवी थी, है ना। और एक आनंदी इनके उपन्यास की पात्र हैं, नहीं कहानी की, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी की पात्र भी आनंदी हैं। तो प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता और ये बड़े कायस्थ, मतलब जो श्रीवास्तव होते हैं, ये बड़े गरीब थे, है ना। इनके यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी थी और इनके पास कुल 6 बीघा जमीन थी। आप 6 बीघा जमीन तो जानते हैं उसमें कितना ही उपज होगा। इनके पास कुल 6 बीघा जमीन थी। इनका परिवार बड़ा था। इनके पितामह, पितामह का मतलब दादाजी, मुंशी गुरु सहाय लाल, ये पटवारी थे। पटवारी तो आप जानते हैं। उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे। यानी दादाजी पटवारी थे और इनके पिताजी तो डाक मुंशी थे। अब कितनी सैलरी मिलेगी, परिवार बड़ा। उनका वेतन लगभग 25 रुपए मासिक था। इनकी माँ जो थी आनंदी देवी, ये सुंदर, सुशील और सुघड़ महिला थी, अच्छी महिला थी, गृहस्थी का काम देखती थी। उसके बाद जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे तो उनका विवाह हो गया, है ना। और वह विवाह के सौतेले नाना ने तय किया था। वह विवाह कौन तय किया था? इनके सौतेले नाना ने, क्योंकि इनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। इनके पिताजी ने दूसरा विवाह किया था, तो इनके सौतेले नाना ने तय किया था। सन 1905 के अंतिम दिनों में इन्होंने शिवरानी देवी से शादी कर ली। किससे शादी कर ली? शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। बाल विधवा का मतलब बचपन में ही विधवा हो जाना, यानी बचपन में पहले शादी हो जाती थी, पति को लड़कियां जानती तक नहीं थी, देखी तक नहीं होती थी, शादी हो जाती थी, विधवा हो गई थी। दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में परिस्थितियां बदली। आय की जो आर्थिक तंगी थी वो कम हुई और लेखन में अधिक सजगता आई। यानी आर्थिक तंगी भी कम हुई, लेखन में अधिक सजगता आई। तो आप लोग ये मत सोचे ना दूसरी शादी हम भी करें, जिसकी पहली शादी हुई हो और आप लोग सोचे दूसरी शादी कर लें तो शायद घर में पैसा आ जाए, ऐसा मत सोचना। तो इनकी पदोन्नति भी हुई तथा यह स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। क्या बना दिए गए? डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। और इनकी एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी भी जाती है। इंस्पेक्टर माता दी नहीं, नमक का दरोगा। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब और आगे बढ़ेंगे इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। फिर अब मैं रचना आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। इनकी शिक्षा जो हुई मैट्रिक बोलते हैं 10वीं को,
इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई। जीवन के आरंभ में ही मैट्रिक तक हुई गांव में, यानी जीवन के आरंभ में ये गांव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाते थे। इसी बीच इनके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया। प्रेमचंद को पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वह वकील बनना चाहते थे, बैरिस्टर बनना चाहते थे, एडवोकेट बनना चाहते थे। घर में गरीबी थी, गरीबी के कारण स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए वकील साहब के यहाँ ट्यूशन ले लिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील थे, उनके यहाँ ये ट्यूशन पढ़ने लगे और उन्हीं के घर में एक कमरा लेकर ये रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था, 5 रुपए में 3 रुपए घर वालों को और 2 रुपए से प्रेमचंद अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। प्रेमचंद महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते रहे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेमचंद ने मैट्रिक पास किया, यानी जो मैट्रिक किया वो भी ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमा के किया। समझिए कि नहीं? आप लोग कहते हो कि हमारे ऊपर परेशानियां हैं, परेशानी सबके ऊपर है, जितने बड़े लोग हैं सब परेशानी को झेल के गए हैं। अमिताभ बच्चन आप सदी के महानायक हैं, कितना पैसा है, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन कितनी परेशानी झेले हैं, समझिए कि नहीं? तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य यानी अंग्रेजी से, है ना, और इतिहास विषयों से स्नातक किया, है ना। किससे किया? इंग्लिश और इतिहास, द्वितीय श्रेणी में पास हुए। इसके बाद अब हम आते हैं साहित्यिक जीवन पे। अब यहीं से आपका प्रश्न ज्यादा आएगा। प्रेमचंद का साहित्यिक नाम था, उनका साहित्यिक नाम बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था, यानी प्रेमचंद जो था ये उनका साहित्यिक नाम था और बहुत दिनों बाद इनके एक मित्र थे जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम, उन्होंने दिया था। क्यों दिया था यह बात भी आगे बताऊंगा, यह भी बता देता हूं। इनके ऊपर सोजे वतन जब लिखे थे तो राजद्रोह सेडिशन का आरोप लगा था। उसके बाद फिर इनको इनके मित्र दया नारायण निगम सलाह देते हैं कि अपना नाम बदल लो। इनकी कई प्रतियां जला दी गई और ये समझ लो मृत्यु के जाल से बचे, इनको फांसी भी हो जाती, है ना। तो फिर उसके बाद इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। तो इनका वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया, जब ये सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया, यानी मूल नाम धनपत राय था, तो सरकारी है तो बचना है तो नवाब राय नाम से लिखना चालू किए। बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे। जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह जो सोजे वतन है, जब सोजे वतन को जब्त किया तब उन्होंने नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। बाद में उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी काल में प्रेमचंद ने कथा साहित्य को बड़े मनोयोग से पढ़ना शुरू किया। और इंटरेस्टिंग और इनकी जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा, आप लोग धैर्य के साथ बने रहेंगे। एक तंबाकू विक्रेता था, उस तंबाकू विक्रेता की दुकान पर, एक तंबाकू विक्रेता की दुकान पर उन्होंने कहानियों के अक्षय भंडार, है ना, तिलिस्मे हो सुरबा का पाठ सुना। इस पौराणिक गाथा के लेखक फैजी बताए जाते हैं, जिन्होंने अकबर के मनोरंजन के लिए ये कथाएं लिखी थी। एक वर्ष पूरे प्रेमचंद ये कहानियां सुनते रहे और उन्हें सुनकर इनकी कल्पना को बड़ी उत्तेजना मिली। कथा साहित्य की अन्य अमूल कृतियां भी प्रेमचंद ने पढ़ी और इसमें सरसार की कृतियां और रेनाल्ड लंदन रहस्य, मतलब लंदन रहस्य भी थी। तो अब इनको शौक लग गया, किताब तो खरीद नहीं सकते थे, किताब खरीदते तो पैसा लगता, किताब ना खरीदना पड़े, पैसा ना देना पड़े, दुकान पे जाकर पढ़ लेते थे। उसके बाद क्या होता है कि प्रेमचंद की कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे जो मैं अभी आपको याद कराऊंगा, कहानी भी याद कराऊंगा, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय। एक प्रश्न आता है कौन सा लेखक है जो गद्य तक सीमित रहा, तो प्रेमचंद का नाम आता है, ये गद्य तक ही सीमित रहे, लिख लीजिए। एक प्रश्न आता है कि कौन सा लेखक केवल गद्य तक सीमित रहा, कौन सा लेखक केवल गद्य तक सीमित रहा, तो ये जो गद्य तक सीमित रहे ये हैं प्रेमचंद। ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद। तो उसके बाद क्या होता है कि इनको प्रमुख कथाकार के रूप में जाना जाता है। अपने जीवन काल में ये उपन्यास यानी सम्राट की पदवी मिल गई थी, कथा सम्राट की पदवी इनको अपने जीवन काल में ही मिल गई थी। आइए इनकी और रचनाओं को हम लोग आगे पढ़ें। इन्होंने कुल 15 उपन्यास लिखे, 300 से कुछ अधिक कहानियां लिखी, 3 नाटक लिखे, 10 अनुवाद किया, 7 बाल पुस्तकें लिखी, हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय काम, भाषण, भूमिका, ये सब इन्होंने लिखी। ठीक ना।
प्रेमचंद ने कलम उठाई थी उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी। मतलब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे भी पढ़ाना चालू कर दें आगे फ्यूचर, लेकिन इनके पास ये कोई वो नहीं था कि बैकग्राउंड पीछे से था, और ना ही विचार ना ही प्रगतिशीलता का कोई मॉडल उनके सामने था, सिवाय बंगला साहित्य के, है ना। उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम था, शरद चंद्र थे, और इसके अलावा टॉलस्टॉय रूसी साहित्यकार थे, है ना। लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसे कालजयी उपन्यास की रचना की, जो एक आधुनिक क्लासिकल नाटक माना जाता है, जो एक महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है, जिसमें क्या क्या नहीं समाहित है, शहरी वर्ग, ग्रामीण वर्ग, उस समय का चिंतन, तो ये सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए आगे, अब हम लोग बात करते हैं इनके उपन्यास की। तो सबसे पहले मैं इनके उपन्यास आपको याद करा देता हूं, फिर इसके विषय को बताऊंगा, है ना। इनके उपन्यास आप लोग पहले याद कर लीजिए। इनके उपन्यास हैं देवस्थान पर। कहां थे? प्रेमचंद के उपन्यास देवस्थान, यानी देवस्थान का मतलब क्या हो जाएगा भैया? देवस्थान रहस्य, यानी देवस्थान रहस्य। ये देवस्थान पर रहते थे। देवस्थान रहस्य कहाँ रहते थे? देवस्थान पर रहते थे। वहां बहुत प्रेम से सेवा करते थे, प्रेमा, और क्या करते थे? सेवा करते थे, सेवा सदन। तो जब ये कोई सेवा करेगा तो उसे मेवा मिलेगा ही। तो इनको क्या मिलता है? वरदान मिलता है। वरदान में इनको प्रेमाश्रय मिलता है। वरदान में इनको प्रेमाश्रम, यानी वरदान में ही इनको क्या मिल जाता है? प्रेम मिल जाता है, प्रेमाश्रम। तो जब प्रेम मिल जाता है तो आप समझते हैं, अगर आप प्रेम करते हैं किसी से, घर में बोल दीजिए तो रंगभूमि तैयार हो जाती है। यही करने गई थी ये, या यही करने गया था, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, रंगभूमि। रंगभूमि होगी तो मारे तो जाएंगे ही आप, पहले कूटे जाते थे, तो कायाकल्प हो जाती है। जब लात खाने को मिलता है तो क्या हो जाती है? कायाकल्प हो जाती है। जब कायाकल्प हो जाती है तो ये कहाँ जाते हैं? निर्मला के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? निर्मला के पास जाते हैं। निर्मला के पास जाकर ये गबन कर लेते हैं। गबन करने के बाद ये कर्मभूमि में उतरते हैं, और कर्मभूमि में उतरने के बाद ये बेचारे गोदान लिखते हैं, और यहीं इनका अंत हो जाता है। एक मंगलसूत्र भी है लेकिन वो अपूर्ण है। एक मंगलसूत्र भी है लेकिन वो इनकी अपूर्ण है 1948 में। अब इनके समय को देख लीजिए। अगर हम समय को देखें तो देवस्थान रहस्य 1905 का है, और प्रेमा 1907 की है। 1918 में ये सेवा करते हैं। वरदान इनको कब मिलता है बताइए? बताइए बताइए भाई, है ना। वरदान का समय आप लोग बताइए, बताइए। वरदान 21 में, वरदान 1921 में है। प्रेमाश्रम 1922 में है। रंगभूमि 1925 में है। कायाकल्प 1926 की है, और निर्मला 1927 की है। गबन 1931 की है। कर्मभूमि 1932 की है। गोदान 1936 की है, और ये अपूर्ण है, पूर्ण हुआ था 1948 में। एक बार देखिए क्या कोई डेट गलत तो नहीं है? कायाकल्प 1926 ठीक लिखा है ना। निर्मला 27, गबन 31, और कर्मभूमि 32, गोदान 36। ठीक है जी। यानी देवस्थान पर रहते थे, प्रेम से सेवा करते थे। इनको वरदान मिलते, जाओ तुमको प्रेम मिल जाए, शिवरानी देवी वाला। इनको प्रेम मिल गया, इनके जीवन में रंगभूमि चालू हो गई, युद्ध चालू हो गया। युद्ध में तो कायाकल्प होती है, चोट तो लगती ही है। निर्मला के पास जाते हैं, गबन करते हैं। गबन करने के बाद कर्मभूमि में उतर जाते हैं, फिर गोदान, और फिर खत्म। अब आप आइए, इनके विषय को मैं आपको बताता हूं, यह भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने उर्दू अनुवाद भी किया। असरारे मवाविद, असरारे मवाविद का ही अनुवाद देवस्थान रहस्य है। यानी आस लेके आप कहां जाते हो? देवस्थान पे जाते हो। इसका अनुवाद इन्होंने किया। उसके बाद हम खुरमा व हम सवा, पहले उर्दू में लिखते थे, इसका अनुवाद इन्होंने प्रेमा नाम से किया। किसना? भगवान कृष्ण जो है चुरा ले जाते थे। क्या करते थे? चुरा ले जाते थे, माखन चुरा लेते थे, छाछ चुरा लेते थे। तो किसना का ही अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया? गबन नाम से किया। किसना का प्रकाशन वर्ष है ना, हाँ, किसना का अनुवाद गबन, यानी ये जो गबन है ना, उर्दू नाम इसका किसना था। उसके बाद आप देखोगे रूठी रानी। रूठी रानी भी जमाना पत्रिका में जलवा ए इसार, जलवा, जलवा कब होता है? वरदान, इसी का नाम वरदान था। इसी का क्या नाम था? वरदान।
अब आप आइए सेवा सदन के बारे में हम जानते हैं। एक्चुअली ये जो सेवा सदन है यह 1918 में प्रकाशित है और प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास है। इसके पहले जो था वह क्या था, उर्दू में था, जिसको बाद में हिंदी में किया गया। उसके पहले क्या था, उर्दू में था, जो बाद में हिंदी में किया गया। लेकिन ये जो सेवा सदन है ये पहला उपन्यास है हिंदी में, जिसका इन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले किया था। बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा था, लेकिन हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ था। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित है, जिसमें दहेज प्रथा, यानी इसमें सेवा सदन में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, वैसे मेन समस्या सेवा सदन की वेश्यावृत्ति से है। क्या है, वेश्यावृत्ति से इनकी मेन समस्या है। स्त्री पराधीनता आदि शामिल है ना। और यह भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या है, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं सेवा सदन के बारे में। उसके बाद जो प्रेमाश्रम है ना, प्रेमाश्रम, यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। और गोदान देखो किसान जीवन का महाकाव्य है, लेकिन इससे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया, जब अवध में किसान आंदोलन हो रहा था तब, है ना, समझ गए कि नहीं। तो यानी प्रेमाश्रम जो है हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर विरोध को केंद्र में रखकर लिखा गया है। तो इन सब का विषय भी आजकल के एग्जाम में आप सबसे पूछा जाने लगा है, तो आप लोग इसे जरा ध्यान से कर लेंगे। फिर और आगे बढ़िए आप, रंगभूमि। रंगभूमि एक अंधे भिखारी है, इसका पात्र है सूरदास। सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी साहित्य में लिखा गया है। उसके बाद निर्मला। निर्मला में अनमेल विवाह की समस्या है। अनमेल विवाह, अनमेल विवाह पहले आप लोग देखेंगे अनमेल विवाहित होता था, लड़की एकदम छोटी, लड़का बुढ़ा, गरीबी के कारण। आप गोदान में भी देख लीजिए रूपा को, उनकी शादी कैसे होती है ना, तो रूपा और सोना की। तो उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे। ये जो कायाकल्प है ना, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा भी है विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं पर रेखांकित करने वाले, इनका प्रतिज्ञा भी है। गबन उपन्यास रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन पर है। एक्चुअली जो रमानाथ है ना, ये एक सरकारी दफ्तर में काम करता है, इसकी शादी हो जाती है, खूब हाँक देता है कि इतना पैसा ये है वो है। पत्नी इसकी गहने के प्रति बड़ी लालायित रहती थी, उधार पे ब्याज पे ज्वेलरी दिला देता है और बाद में बेचारा फंस जाता है। तो ये वही है गबन। उसके बाद हम लोग अगर और आगे बढ़ेंगे तो कर्मभूमि। कर्मभूमि अछूत की समस्या पर है, उनका मंदिर में प्रवेश पर, ये जो प्रवेश निषेध है उस पर है। कर्मभूमि 1932। कर्मभूमि का विषय और भी व्यापक है। अगर हम लोग और आगे बढ़े, गोदान। गोदान इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, अंतिम अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। तो ये किसान जीवन पर लिखी गई रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से भी प्रकाशित है। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। और मैं फिर बता रहा हूं, पहले क्या है, प्रेमा, देवस्थान रहस्य। देवस्थान रहस्य, देवस्थान पर प्रेम से प्रेमा सेवा करते थे, सेवा सदन। फिर इनको वरदान मिलता है, वरदान में प्रेमाश्रम मिल जाता है। प्रेमाश्रम के बाद रंगभूमि में उतर जाते हैं, रंगभूमि में कायाकल्प हो जाती है। निर्मला के पास जाते हैं, गबन करते हैं, कर्मभूमि में उतरते हैं, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा। ये मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करा दी। एक ऐसी क्लास है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप आइए कहानी पर। अगर हम इनके कहानी की बात करें तो कहानियों का संसार इनका बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो इनकी कहानियों का संसार बहुत बड़ा है। मानसरोवर में है, ये कहाँ है, मानसरोवर में है। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न मध्य वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका का नाम सुना होगा। इन्होंने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी की और उर्दू की कहानी को प्रेमचंद कहानी रत्नावली नाम से प्रकाशित करवाया। समझ गए कि नहीं। और इनके जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी। कितनी कहानियां भैया, 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी। उसके बाद आप देखोगे प्रेमचंद की जो पहली कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है। इसमें राष्ट्र का विलाप है। तो 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन।
दुनिया के अनमोल रत्न में आप जानते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि एक शहीद के, एक फौजी के, देश की रक्षा करने वाले के खून का एक कतरा उससे बड़ा अनमोल रत्न नहीं हो सकता। दिल फिगार और दिल फरेब के माध्यम से इन्होंने इस कहानी को जो ऊंचाइयां दी उसमें देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। तो सबसे अनमोल रत्न इनकी आम तौर पर पहली प्रकाशित कहानी है। डॉक्टर गोयनका, कमल किशोर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली मासिक पत्रिका थी जमाना। जमाना में ये प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली कहानी थी। वही कहीं होगी। ठीक है बच्चा, अब आप आइए इनकी कहानी पे देखेंगे। एक संग्रह है, कहानी संग्रह पूछा जाता है। कहानी संग्रह आपको कैसे याद करना है मैं आपको अभी बताता हूं तुरंत, है ना। कहानी संग्रह कैसे याद करनी, देखिए जब आदमी जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करते हैं लोग, पहुंचते हैं गाना ललना लाल हुई है गुलरी के अंगना के फूल, जो भी है। तो कहने का मतलब सप्त सरोज, फूल उल से स्वागत किया जाता है, पार्टी रखी जाती है, सप्त सरोज नवनिधि, ये शुरुआत, यानी 7 फूल नवनिधि, 9 दिन की पूजा, फूल तो चढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखो प्रेम से है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, सब प्रेम वाला है। प्रेम तीर्थ, प्रेम 5 फूल और प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज और लास्ट में सप्त सुमन और कफन, यानी सप्त सरोज और नवनिधि से शुरू हुआ और सप्त सुमन और कफन से खत्म हो गया। दैट्स इट, यानी प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिज्ञा आप देखते ही पहचान जाओगे। बस सप्त सुमन और कफन लास्ट में याद रखना और सप्त सरोज और नवनिधि शुरू में, बस। अब आप आइए इनकी कहानी में आपको ट्रिक के साथ याद कराता हूं। मेरी ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। वो ऐसी है कि बड़े घर की बेटी थी, बड़े घर की बेटी की शादी दरोगा से हो जाती है। दरोगा जी सौत रखते हैं बाहर, एक और पटाए रखते हैं। तो फिर जब उनको पता चलता है तो परमेश्वर के पास जाती हैं, यानी पंच परमेश्वर को बुलाया जाता है, पंचायत इकट्ठा करती हैं, कहती हैं हमको किस सज्जनता का दंड दिया जा रहा है, मेरी क्या गलती है जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ये कहती हैं बड़े घर की बेटी। तो पंच पूछते हैं क्या चाहिए, कहती हैं हमको ईश्वरी न्याय चाहिए। तो जब ईश्वरी न्याय मांगती हैं तो सब लोग जो है दरोगा को दुर्गा के मंदिर में ले जाके बलिदान कर देते हैं, कच्चाक से मूड़ी काट देते हैं। मूड़ी समझते हो ना, मुंडी। तो ये एक पार्ट हो गया खत्म, बलिदान। जब बलिदान दे देते हैं तो उनकी, ये बड़ा खतरनाक ट्रिक है, दरोगा को मत सुना देना, तो उनकी आत्मा राम में मिल जाती। कहाँ मिल जाती है, उनकी आत्मा राम में मिल जाती। यानी बड़े घर नमक के दरोगा हैं, देखो सूरज देखो, बड़े घर की बेटी हैं, दरोगा से शादी होती है, दरोगा साहब सौत रखते हैं। ये क्या करती हैं, पंच परमेश्वर को बुलाती हैं, कहती हैं हमको किस सज्जनता का दंड दिया जा रहा है, ईश्वरी न्याय चाहिए हमको। फिर दुर्गा के मंदिर पे ले जाते हैं और क्या करते हैं, बलिदान कर देते हैं, इनकी आत्मा राम में मिल जाती है। आत्मा राम में मरने के बाद मिल जाएगा और कहाँ मिल जाएगी। उसके बाद देखिए अब दूसरे में है बूढ़ी काकी है। काकी है विचित्र होली खेलती हैं। अब होली में होलिका दहन होता है, उसमें कई लोगों के घर भी जल जाते हैं, है ना। तो काकी विचित्र होली खेलती हैं, इनका घर जल जाता है, गृहदाह। कहती हे भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हो, सबसे आप बीती बताते हैं भैया हमारा सब कुछ जल गवा, हमारा कोई उद्धार कर दो, हमको 1.25 सेर गेहूं दे दो, है ना। तब इनको शतरंज के खिलाड़ी दिखते हैं जो सोचते हैं यार माता खरीदे है इसकी मदद करो। कजाकी सुजान भगत, और कजाकी और सुजान भगत लोग इनकी मदद करते हैं। यानी बूढ़ी काकी हैं, विचित्र होली खेलती हैं, गृहदाह हो जाता है, परीक्षा आप बीती, उद्धार 1.25 सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता खरीदे, कजाकी और सुजान भगत। इसके बाद क्या होता है जी, फिर आप देखिए इनका बचपन याद आता है। क्या याद आता है, नहीं, उसके बाद मोटेराम शास्त्री, तीसरे नंबर पे शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी अपने एक चेले को मंत्र देते हैं, चेला इनका इस्तीफा दे देता नौकरी से और अलग हो जाता है। अलग होकर पूस की रात में वो बेचारा यात्रा करता रहता है।
तभी उसकी पत्नी से पति की सदगति हो जाती है, तभी उस पति पत्नी की सदगति। यानी मोटे राम के शास्त्री हैं, शास्त्री क्या देते हैं? मंत्र देते हैं। मंत्र देने के बाद चेला क्या करता है? इस्तीफा देता है। इस्तीफा देने के बाद अलग हो जाता है, अलग होके पूस की रात में यात्रा करता है, समर यात्रा, और उस पति पत्नी की क्या हो जाती है? सदगति हो जाती है। यानी जो अलग होके गया था उसकी भी और उसके पत्नी की। अब चौथे नंबर पे आएंगे बचपन। बचपन में देखो बैलों के साथ हम लोग खेलते थे, उसको चराते थे, चारा पानी है। तो दो बैलों की कथा तावान है। होली का उपहार, बचपन में हमको उपहार भी खूब मिलता था, होली में सब वो सब जतोला फतोला मिलता था, है ना। ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठीक है ना। अभी और भी है। तो यानी आप देखो, यानी दो बैलों कथा तावान, होली का उपहार, ठाकुर कुआं, बेटों वाली विधवा, ये अलग ही याद कर लो आप। लास्ट में बचपना याद आता, ईदगाह। ईदगाह में लोग जब खेलने जाते थे, ईदगाह मेला देखने जाते थे, रास्ते में गुल्ली डंडा भी खेलते थे। क्या खेलते थे रास्ते में? गुल्ली डंडा भी खेलते थे। गुल्ली डंडा खेलने पर कहते थे जो जीतेगा, है ना, असली दूध पिया होगा वही जीतेगा। यानी दूध का दाम, रियासत का दीवान, नशा, बड़े भाई साहब कफन। यानी फिर बता रहा हूं, लास्ट में क्या है? ईदगाह। ईदगाह के बाद गिल्ली डंडा। ईदगाह मेला देखने जाते हैं, रास्ते में गिल्ली डंडा खेलते हैं, कहते हैं जो जीतेगा वही अपनी माँ का दूध पिया होगा, दूध का दाम, है ना। और ऐसे बचपना होता है जैसे किसी रियासत के दीवान होना, उनको कोई नौकरी चाहिए न कुछ, रियासत के दीवान। और नशा भी छोटे बच्चे खूब करने लगते हैं, बीड़ी उड़ी के जो सिगरेट उगरेट का टूटन होता है तो उठा उठा के पिए। आप लोग भी पिए होंगे, 2-4 लोग, है ना। तो बड़े भाई साहब कफन, ये इनकी हो गई, क्या हो गई भैया? कहानी। तो इसमें अभी एक सीरीज में और चलाऊंगा जिसमें कथन कथन चलेगा। तो मैंने आपको जितनी इनकी पूछी जा सकती हैं उतनी मैंने आपको बता दी, है ना। एक और नाटक है, नाटक 3 है, करबला और कौन सी बेदी। तो आप लोग नाटक इनके 3 कौन है वो कमेंट करके जरूर बताना, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। अब एक क्लास, एक सीरीज इसमें और कराऊंगा, जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी, कौन कौन क्या क्या कथन इंपॉर्टेंट है, जैसे इनके उपन्यासों के महत्वपूर्ण कथन। तो अगली सीरीज आएगी, अगली सीरीज आप लोग जरूर देखना। एक लेखक के बारे में पहले पूरा करा दूंगा, फिर कथन के बारे में। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं चैनल को जरूर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। राही ऐप भी है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और क्लास लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप लोग खूब मेहनत करें, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। सफलता इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर हम लगातार किसी लक्ष्य पे लगे रहते हैं तो अवश्य हमको प्राप्त होता है। आप लोग सफल हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है, और आप लोग मेहनत कर सकें, इसलिए मैं आपसे भी ज्यादा मेहनत करके आपके साथ जब चलता रहूंगा तो आपको और मेहनत करने का मन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 12:30 बजे और रात 9 बजे आपकी फ्री क्लास होती है, आप लोग जरूर देखें। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। आप सबके मैसेज का इंतजार